Now next section is section B. Question number 21 is a clear solution of slake lime is made by dissolving calcium hydroxide in an excess of water. ये बात तो सही है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में आपने पढ़ा हुआ मिल्की होता है, लेकिन जब इसमें हम वाटर ऐड कर देते हैं तो ये क्लियर सॉल्यूशन बन जाता है। ये बात तो ठीक है, ठीक है। दिस सॉल्यूशन इज एक्सपोज टू एयर। अब ये जो सॉल्यूशन है एक्वस फॉर्म में, इसको आपने एयर के साथ रिएक्ट किया, और जब ये एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये करेगा रिएक्ट फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। मींस ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका, इट विल रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे एयर के साथ रिएक्ट, एक्सपोज टू एयर का मतलब इट विल रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। और जहां आपको CO2 के साथ ये रिएक्ट करेगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होगा? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। पहले बताओ ये चीज समझ में आ रही है? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या होगा? H2 या H2O? H2O। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, द सॉल्यूशन स्लोली गोज मिल्की। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये क्या है? ये प्रेसिपिटेट होता है। क्या होता है? प्रेसिपिटेट। किस कलर का होता है? मिल्की कलर का। तो वो आपको यही कह रहा है, द सॉल्यूशन स्लोली गोज मिल्की एज अ फेंट व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्स। एक्सप्लेन व्हाई अ फेंट व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म। सपोर्ट योर रिस्पॉन्स विद द हेल्प ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। तो आप आंसर जो दोगे, आप आंसर वो किस तरह से एक्सप्लेन करोगे? आप ये कहोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। जब आपने कहा ना एक्सपोज टू एयर, तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? ये किस एयर के साथ रिएक्ट करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। विच रिजल्ट इन मिल्कीनेस व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे कि ये रिएक्शन आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द रिएक्शन। अब क्या हुआ इसमें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म। रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म टू हैव कैल्शियम कार्बोनेट। यही है आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जिस व्हाइट प्रेसिपिटेट की बात कर रहे हैं वो इसी की बात कर रहे हैं, प्लस H2। ये क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद इसका और वाला पार्ट है वो देखो, ET एडिड डाइल्यूट HCl। भैया अब आपने पढ़ा था ना, जब हम किसी मेटल को डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट प्लस H2 गैस रिलीज होती है। लेकिन इसमें कंडीशन होती है कि जो रिएक्टिविटी ऑफ दिस मेटल, जो इस मेटल की जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी ऑफ दिस मेटल शुड बी ग्रेटर देन हाइड्रोजन ऑफ डाइल्यूट HCl। जो डाइल्यूट HCl में हाइड्रोजन है, इस मेटल की रिएक्टिविटी से ज्यादा होगी, तभी तो रिएक्शन होगी भाई, तभी तो ये Cl को डिस्प्लेस कर पाएगा जब ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज। दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन से कौन कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है। देखो अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ पर इन सब की बात करता हूँ तो देखो जो कॉपर होता है वो तो हाइड्रोजन के नीचे आता है, राइट। आयरन जो आता है ये ऊपर आता है, मैग्नीशियम भी ऊपर आता है और जिंक भी ऊपर आता है। तो कैन आई से दैट ये तीनों तो ज्यादा रिएक्टिव है। ये तीनों ज्यादा रिएक्टिव होने का मतलब क्या है कि अब जो उसने पूछा है यहाँ पर आपसे, वो देखो क्या पूछा है, select the correct observation and give chemical equation। तो जब वो मेटल रिएक्ट करेगा, इट रिकॉर्डेड और ऑब्जर्वेशन एज शोन। अब इसमें गैस इवॉल्व की बात की जा रही है कि जब कॉपर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो गैस इवॉल्व होगी। यानी कि ये कहा जा रहा है कि कॉपर ने HCl में से Cl को डिस्प्लेस कर दिया और देयर इज इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। कर ही नहीं सकता, कॉपर तो लेस रिएक्टिव है। ये तो गलत है, फिर ये चीज गलत है। आयरन, हाँ आयरन कर देगा, ये सही है। कह रहा मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीशियम भी कर देगा क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो भी हाइड्रोजन से ऊपर आता है। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज की मैं बात करूं जो हमने इसको पढ़ा था, जिस तरह से हमने इसको प्रिपेयर किया था, कटरीना, ठीक है, कटरीना कार मांगे ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। यही पढ़ा था हमने। कटरीना के फॉर पोटेशियम, Na सीधा क्या हो गया? सोडियम। कार Ca कैल्शियम, M मैग्नीशियम, Al ऑल्टो, जेन से Zn जिंक।
फरारी Fe आयरन, ठीक है। P फिर B, P क्या हो गया, Pb लेड, ठीक है। फिर भी है का मतलब हो गया H, फिर भी है क्या, फिर भी है Q मिली सिल्वर ऑडी। भैया डिमांड तो इनकार की हुई थी, पकड़ा दी सिल्वर ऑडी, ऐसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हंसते हंसते ले लेनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। K फॉर पोटेशियम, Na हो गया सोडियम, Ca हो गया कैल्शियम, M से हो गया मैग्नीशियम, Al हो गया एल्यूमिनियम, Z से हो गया Zn जिंक, Fe हो गया Fe आयरन, P से हो गया Pb, फिर भी है H से क्या हो गया हाइड्रोजन। इसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर रखा है क्योंकि यहाँ पर बात ही इसकी हो रही है, ठीक है। Q का मतलब का से क्या हो गया आपका कॉपर, M मिली M से हो गया मरकरी, सिल्वर क्या होता है Ag सिल्वर, और ऑडी Au क्या होता है आपका गोल्ड। अब देखो जिन एलिमेंट्स की बात हो रही है मैंने उनको हाईलाइट कर रखा है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है मैग्नीशियम की, जिंक की, आयरन की और कॉपर। कॉपर देखो नीचे आ रहा है, कॉपर क्या आ रहा है नीचे आ रहा है, तो कॉपर से जब रिएक्ट करोगे डाइल्यूट HCl का नो रिएक्शन। तो कहां कहां उसने बात ठीक कही है, यहाँ तो देखो नो रिएक्शन होगा, ये बात तो गलत है, ठीक है। अब ये इसके ऊपर आ रहा है आयरन और जिंक, और आयरन और जिंक के लिए देखो क्या कहा गया। अगर मैं आयरन और जिंक की बात करता हूँ तो आयरन के लिए भी यस कहा गया और जिंक के लिए भी यस कहा गया। तो ये जो ठीक है उनकी रिएक्शन आपको दिखानी है आपको। तो अगर आप रिएक्शन दिखाओगे तो देखो क्या होगा, जब मैं वही मेटल और डाइल्यूट HCl, अभी ज्यादा रिएक्टिव है तो Cl को क्या करेगा डिस्प्लेस करेगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ZnCl2 प्लस H2 गैस रिवॉल्व, तो गैस रिवॉल्व हो रही है। अगेन आयरन मेटल है, ये से ज्यादा रिएक्टिव है तो इस Cl को डिस्प्लेस कर देगा, FeCl2 प्लस H2 गैस इवॉल्व होगी। समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा आपका, तो कहाँ कहाँ वो ठीक है वो आपने बता दिया कि भैया एक तो कॉपर के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये तो गलत है। यहाँ रिएक्शन होगी, वो रिएक्शन आपने करके दिखा दी। ये उसने कहा होगी नहीं, तो ये तो बात ही गलत होगी। जहां जहां उसकी ठीक थी बात वो आपने रिएक्ट करके दिखा दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है आपका, हाउ इज द मोड ऑफ एक्शन इन बीटिंग ऑफ द हार्ट बीट फ्रॉम रिफ्लेक्स एक्शन। बीटिंग ऑफ द हार्ट डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्स एक्शन। भैया जो हार्ट बीट करता है हमारा, ये जो चीज है वो रिफ्लेक्स एक्शन से कैसे डिफरेंट है। पहले तो देखो हार्ट बीटिंग जो होता है एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, ये मानते हो। और रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो एक सडन रिस्पॉन्स होता है टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। एक होता है ना सडन, जैसे कोई इमरजेंसी सिचुएशन पर एकदम आप रिएक्ट करते हो, एक सडन रिस्पॉन्स रिएक्ट करते हो। लेकिन इसके लिए स्टिमुलस होता है, क्या यहाँ पर किसी स्टिमुलस की जरूरत है, नहीं, नहीं है ना ऐसा। यहाँ पर आपको स्टिमुलस की जरूरत है। यहाँ पर ये जो होता है हार्ट बीट वो कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। इसमें कोई ब्रेन का लेना देना नहीं होता, स्पाइनल कोड होता है इसमें। इसमें स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, भाई हैंड वगैरह आप सारा जो भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है इसमें कोई स्केलेटल मसल इन्वॉल्व नहीं होती। इस तरह से आप इस डिफरेंस को शो करो। अब प्रॉपर प्रेजेंटेशन अगर मैं आपको दिखाऊं इसकी, तो इस तरह से आपको आंसर लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बीटिंग ऑफ हार्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा आपने, इनवॉलेंट्री एक्शन आर द एक्शन विच आर नॉट कंट्रोल्ड बाय अवर विल। ये हार्ट बीट जो होता है कि इनवॉलेंट्री एक्शन है। इनवॉलेंट्री वो एक्शंस होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जब तक जीरो तब तक हार्ट बीट चल रही है, ये रुक गई तो समझ तो सभी रुक गए। समझ में आ रही है बात, ठीक है। कौन सा अटैक होता है पता है ना, हार्ट अटैक। फिर क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन और सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग। समथिंग का मतलब यहाँ पे स्टिमुलस, ठीक है। फिर सेकंड डिफरेंस आप किस तरह से शो करोगे, दे डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस टू वर्क। यहाँ तो कोई स्टिमुलस की जरूरत ही नहीं होती, बट दे रिक्वायर स्टिमुलस फॉर इट्स एक्शन। थर्ड डिफरेंस क्या होगा, दीज एक्शंस आर रेगुलेटेड बाय ब्रेन, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, एंड दीज एक्शंस आर रेगुलेटेड बाय स्पाइनल कोड। ये भी क्लियर हो गया आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया कि भैया यहाँ पर जो है कोई भी स्केलेटल मसल इन्वॉल्व नहीं होती है, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होती है आपकी मसल्स इन्वॉल्व होती है ना, तो दे डू इन्वॉल्व स्केलेटल मसल्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो होगा आपका वो क्या दोगे आप, दीज एक्शंस आर परफॉर्म थ्रू आउट वंस लाइफ। थ्रू आउट
समझ में आ गया? These actions are produced in response to an event of an emergency. जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन होगी, जैसे कि बहुत गर्म चीज को हाथ लगा ले कुछ होगी, तभी तो रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ये थोड़ा जबरदस्ती आप ऐसे हिलते रहते हो। एंड दिस एक्शन में भी क्विक और स्लो। हार्ट बीट भैया कभी फास्ट भी हो जाती है, स्लो भी हो जाती है। अभी पेपर तुम्हारे हाथ में दे दूं तो फास्ट, ठीक है, एकदम रिजल्ट आने वाला है, हार्ट बीट फास्ट, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शंस आर ऑलवेज क्विक। ये तो हमेशा क्विक ही होंगे। ये गर्म चीज को कोई ऐसे नहीं हाथ लगाने का, ऐसे आराम आराम से हटाओगे, थोड़ी देर का तो कोई नहीं, ठीक है चल रहा है, नहीं है ना ऐसा। हाँ जी, चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। पेशेंट हुज गॉल ब्लैडर आर रिमूव्ड आर रिकमेंडेड टू ईट लेस ऑयली फूड। क्यों भैया ऐसा कहा जाता है? पहले मुझे बताओ, गॉल ब्लैडर में क्या स्टोर होता है? बाइल जूस। अगर हम गॉल ब्लैडर की बात करते हैं तो गॉल ब्लैडर में जो स्टोरेज होती है वो किसकी होती है? किसको स्टोर करता है? बाइल जूस की। ये क्लियर है? और बाइल जूस में क्या होता है? बाइल सॉल्ट। अब ये जो बाइल सॉल्ट होता है ये क्या काम करता है? ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। ये क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब क्या? जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को ये ब्रेक करके स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में, इसकी वजह से फैट जो होता है वो प्रॉपरली क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन अब तो गॉल ब्लैडर ही निकल गया, तो ना इसकी स्टोरेज होगी, ये नहीं होगा तो इमल्सिफिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इसीलिए डाइट दी जाती है। डाइट कॉन्शियस रहने के लिए कहा जाता है कि ज्यादा ऑयली खाना मत खाओ, आपको दिक्कत आएगी, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो जो बात मैंने बताई पहले तो वो समझो कि गॉल ब्लैडर में किसकी स्टोरेज होती है? बाइल जूस। बाइल जूस में क्या होता है? बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट्स के थ्रू क्या होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, दैट इज कन्वर्ट लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। समझ में आ गया? अब बात करते हैं आपकी प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन में आप इसको ऐसे समझो, गॉल ब्लैडर स्टोर बाइल्स व्हिच हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स का मतलब फैट्स। इन द एब्सेंस ऑफ स्टोर्ड बाइल, भैया अब तो स्टोर तो हो नहीं पाएगा, व्हाई? बिकॉज देयर इज नो गॉल ब्लैडर। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट विल बी नेग्लिजिबल, ना के बराबर, एंड thus फैट डाइजेशन विल बी स्लो, हेंस देयर आर सच डाइट रिस्ट्रिक्शन। इसलिए कहा जाता है खाने पीने में क्या खाना है क्या नहीं खाना है। समझ में आ गया? ठीक है, हाँ जी। अरे 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो वैसे पूछ रहा हूँ सर, 2 मार्क का क्वेश्चन है सर, इसमें सर ये पूरा तो आंसर की जो बात कर रहे हो वो तो आपको इतना इसी तरह से लिखना है, क्योंकि जो मैंने वहां आपको प्रेजेंटेशन दिखाई है वो आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं, ताकि आप अपनी ब्रेन की प्रोसेसिंग कर पाओ। लेकिन जो प्रेजेंटेशन है वो आपको इसी तरह से करके आनी कि वहां जो मैंने वहां पे बताया वही तो लिखा है यहाँ पे। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 24, एंड द क्वेश्चन इज नेम द सब्सटेंस अदर देन वाटर दैट आर रीअब्सॉर्ब ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन। तो रीअब्सॉर्ब क्या क्या होता था? ग्लूकोज होता था आपका, ग्लूकोज होता था, पढ़ा था ना नेफ्रॉन वाला, किडनी किस तरह से काम करती है, ग्लूकोज, फिर एमिनो एसिड, सॉल्ट, आपको ये भी दो लिख सकते हो। तो आप कह सकते हो ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड आर रीअब्सॉर्ब ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्लियर। फिर व्हाट आर द 2 पैरामीटर दैट डिसाइड द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज रीअब्सॉर्ब इन द किडनी। भैया हमारी बॉडी जो होती है ना बड़ी समझदार होती है। ऑलरेडी अगर एक्सेस में पानी पड़ा हुआ है तो आप ज्यादा रीअब्सॉर्ब क्यों करोगे? अगर बॉडी में पानी की शॉर्टेज है तो ज्यादा पानी रीअब्सॉर्ब करोगे, एक कंडीशन तो ये होती है। दूसरा ये होता है कि जो अमाउंट ऑफ वेस्ट एक्सक्रिएट करना है बॉडी से, अमाउंट ऑफ वेस्ट का मतलब मेरा यहाँ पर मतलब है यूरिया से, अगर ज्यादा यूरिया एक्सक्रीट करना है तो ज्यादा पानी से, तो उसके लिए ज्यादा वाटर आपको क्या करना पड़ेगा? रीअब्सॉर्ब करना पड़ेगा, मतलब बॉडी में होना चाहिए। फिर दो कंडीशन समझ में आ गई, एक कि बॉडी में कितना वाटर ऑलरेडी है, कम है तो ज्यादा रीअब्सॉर्ब होगा, ज्यादा है तो कम। दूसरा कि कितना वेस्ट जो है उसको एक्सक्रिएट करना, अगर ज्यादा वेस्ट यानी कि ज्यादा यूरिया अगर एक्सक्रिएट करना है तो ज्यादा पानी चाहिए उसको साथ में ले जाने के लिए। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है,
तो जो आपका आंसर होगा यहाँ पर वो किस तरह से देना है आपको, लाइक दिस। दो सब्सटेंस तो आप ये कह दोगे ग्लूकोज और एमिनो एसिड्स आर रीएब्सॉर्ब ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन। ये क्लियर हो गया। देन द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्सॉर्ब डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी। ये कितना एक्सेस वाटर बॉडी में है, कम है तो ज्यादा रीएब्सॉर्ब होगा, ज्यादा है तो कम होगा। एंड दूसरा क्या कहा मैंने, ऑन हाउ मच ऑफ डिसॉल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड। कितना वेस्ट बॉडी से एक्सक्रीट करना है। वेस्ट का मतलब क्या है, यूरिया। ज्यादा करना है तो ज्यादा पानी की जरूरत है, कम करना है तो कम। ये इस पर डिपेंड करता है, दो कंडीशन। क्लियर होगी बातें, ठीक है। चलो जी, अब आते हैं फिजिक्स में, आपकी फेवरेट। देखो ये तो देख के समझ में आ गया, व्हाइट लाइट। आगे जो व्हाइट लाइट है, कौन सा प्रोसेस है, डिस्पर्जन। कौन सा फिनोमिनन है, डिस्पर्जन, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। अब स्टेट द फिनोमिना, फिनोमिना या फिनोमिनन, आइडियली ये फिनोमिनन होना चाहिए, सिंगल है ना। ऑब्जर्व इन द अबव डायग्राम। तो आपने कह दिया कि भैया कौन सा फिनोमिना है, डिस्पर्जन, और क्या होता है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर। तो उसको स्टेट करके भी दिखा दोगे आप, ठीक है। फिर आपको भैया ये कहा जा रहा है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है, explain with reference to the diagram which of the two light mentioned above will have the higher wavelength। अगर मैं हायर वेवलेंथ की बात करता हूं तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पे देखोगे विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसका एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो कम है और इसका एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा है। इन दैट सिनेरियो आप ऐसे समझो कि भैया जिसका एंगल ऑफ डेविएशन कम है, इसका मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। जिसका एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा है उसकी वेलोसिटी क्या कम है, यानी कि उसकी स्पीड क्या है, स्लो है। ये चीज समझ में आ रही है। या फिर आप इसको ऐसे समझो कि जो बेंडिंग है, बेंडिंग जो है आपकी, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब जो ज्यादा बेंड कर रही है उसकी वेवलेंथ कम होगी, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। और जो कम वेव इनवर्स है ना, ज्यादा बेंड करेगी लाइट जो, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। और जो कम बेंड करेगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। ये भी समझ में आ रही बात। अच्छा दूसरी बात जो मैंने बताई कि जिसका एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जिसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, ज्यादा होगा, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। और जिसका एंगल ऑफ डेविएशन, जिसका एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। समझ में आ गया, ठीक है। तो इन शॉर्ट अब आपने, अगर आपने ये रिलेशन पहले पढ़ा भी हुआ आई थी कि वेलोसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की। साउंड चैप्टर था 9th क्लास में, आप लोगों ने पढ़ा नहीं, पढ़ा था, है तो है पर आप लोगों के सिलेबस में नहीं था। मैं आपको बताया था वेलोसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की। और जब अभी साइन को हटाओगे तो उसकी जगह कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं न्यू। और ये होता है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, जो कांस्टेंट होती है, जैसे मैंने कहा कि कांस्टेंट होता है। समझ में आ गया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहली बात क्या समझाई आपको कि बेंडिंग जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ। वेवलेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी। या तो आप इसको ऐसे समझो, या अगर मैं एंगल ऑफ डेविएशन की बात करता हूँ, क्या ज्यादा कौन डेविएट होगा, बेंडिंग वाली बात ही है। जो ज्यादा डेविएट होगा उसकी वेलोसिटी उतनी कम होगी, जो कम डेविएट होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा है। यह सारी बातें क्लियर होगी। अब बात करते हैं कि आंसर किस तरह से देना है आपको। सर वेवलेंथ को लैम्डा है। हाँ जी, लैम्डा। तो देखो पहले तो जो बात समझाई वो क्लियर होगी आपको कि बेंडिंग जो होती है वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वेवलेंथ। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, वेलोसिटी की। और वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब आंसर किस तरह से दोगे, पहले उसने कहा कि फिनोमेना को क्या करो, स्टेट करो। तो द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, दैट इज डिस्पर्जन। जब लाइट व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास करते हैं तो 7 कलर में जो स्प्लिट हो जाती है उसी फिनोमेना को क्या कहते हैं हम, डिस्पर्जन कहते हैं। देन जैसे मैंने आपको कहा कि वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, वेवलेंथ। और जैसे साइन को हटाओगे तो उसकी जगह ये आता है न्यू, जिसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी या कांस्टेंट होता है। तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ।
गिवन कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, जिसमें फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जो इसका रिलेशन होता है। सो येलो विल हैव द ग्रेटर वेवलेंथ, क्योंकि येलो की वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसकी वेवलेंथ ज्यादा। येलो विल हैव द ग्रेटर वेवलेंथ देन ब्लू एज द वेलोसिटी ऑफ येलो लाइट इज ग्रेटर देन ब्लू। कोई दिक्कत क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका और वाला पार्ट इसका, हाउ विल यू यूज टू आइडेंटिकल प्रिज्म। याद है कुछ इस तरह से, एक्जैक्टली सेम, पर वो इन्वर्टेड बनेगा आपका। यहाँ से आपकी व्हाइट लाइट जाती है और वो 7 कलर में आता है, 7 कलर जैसे आता है फिर उसको क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, और यहाँ से फिर क्या निकलेगी, व्हाइट लाइट निकलेगी। How will you use two identical prisms so that a narrow beam of white light incident on one prism emerges out of the second prism as white light? Draw the diagram. तो पहले तो मैं आपको डायग्राम थोड़ा इसकी प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। ये देखो, कुछ ऐसे होता है ये आपका, यही होता है ना आपका, कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स में हो जाती है, और फिर 7 कलर्स फिर जाके क्या होता है, मर्ज होके फिर व्हाइट लाइट निकलती है। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, इक्वल एंगल में आपका जो होता है आपका ये इन्वर्टेड प्रिज्म आपको रखना होता है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा आपका, मतलब ये जितना ये प्रिज्म जिस एंगल पर है उसी एंगल पर इसको इन्वर्टेड पर रखोगे, सेम उसी तरह से। कहने का मतलब ये है कि अगर इसको डायग्रामेटिकली आपको एग्जाम में कैसे दिखाना है, अगर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की मैं बात करता हूँ, ऐसे दिखाऊंगा कि भैया जो व्हाइट लाइट है यहाँ से, ये देखो ये व्हाइट लाइट आई और रेड से लेके, बी प्योर होता है ना, रेड से लेके वॉयलेट तक सारे नहीं दिखाने, रेड से बस रेड और वॉयलेट यानी कि 7 कलर। यहाँ पे इसमें क्या शो कर रहा है, आप 7 कलर में स्प्लिट हो गए। फिर इन्वर्टेड प्रिज्म से जब वो 7 कलर आएंगे तो दोबारा वो मर्ज होके व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आ गया, ठीक है। अब आंसर किस तरह से देना है आपको वो देखो, एक तो ये डायग्राम बनाना है आपको, और फिर जो आप आंसर दोगे वो इस तरह से दोगे। आप ये कहोगे कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द टू प्रिज्म नीड टू बी इक्वल एंड अपोजिट। जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा दोनों का वो क्या होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट। पहली कंडीशन तो ये है, ठीक है, उसी तरह से रखना आपको। हाँ, while the first prism splits the light in the 7 color, यही किया, फर्स्ट प्रिज्म में जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर में क्या होगी, स्प्लिट होगी। ड्यू टू द डिफरेंट एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन द सेकंड प्रिज्म कंबाइंस द स्पेक्ट्रम along a single ray and the color again combined to give white light as the emergent light। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। The last question of this section is, a lot of waste is generated in neighborhood, however almost all of it is biodegradable. What impact will it have on the environment of human? भाई biodegradable तो है, लेकिन biodegradable जो प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो होता है, फाउल स्मेल क्रिएट हो जाएगी, मॉस्किटो ब्रीड करेंगे। समझ में आ रहा है, तो जो आपका आंसर होगा वो किस तरह से दोगे आप, excess generation of biodegradable waste can be harmful as its decomposition is a slow process leading to production of foul smell and gases. It can be breeding ground for germs that create unhygienic condition. समझ में आ गया, ठीक है।